Good morning, all of you. Good morning, Aditya. Good morning, everyone. तो जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था वो बहुत कम स्टूडेंट ने अभी सबमिट किया है, तो आज आपके लिए फिर से टाइम है। 8 to 9 o'clock में आपको सबमिट करना है। जितना भी होमवर्क आपको गिवन है वो 8 to 9 o'clock सबमिट करना है। तो आज का जो कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चंस में, अगर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी। अब देखो, कल का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसे हम एक और नाम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें क्या होता है, एक वर्ड आता है, देखो एंथैल्पी जनरली एनर्जी होता है, एंथैल्पी चेंज एक वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है और या फिर एमिट हो रही है। एंथैल्पी चेंज होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया। ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो टू फॉर्म एनायन। तो जनरली वो एनायन में चेंज हो जाएगा। तो इस एनर्जी को या इस एंथैल्पी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा Eg। Eg मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंड H फॉर एंथैल्पी। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है जनरली वो होता है डेल EgH, H फॉर एंथैल्पी एंड Eg फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अच्छा, नाउ इट इज क्लियर पृथ्वीराज? ओके, तो देखो डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या है। अगर हम कहेंगे न्यूमेरिकली तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इन दोनों के मतलब आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स होता है अट्रैक्ट करना। एफिनिटी मीन्स होता है अट्रैक्ट या लवर, और इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जो जितनी ज्यादा क्या करेगा, ग्रेटर टेंडेंसी होगी जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस होता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर लगे। अब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराओ, ये क्या था, एटम था आपके पास, आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है
न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना, जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, हर हमेशा वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज होगी जनरली, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जब भी रिलीज होगी, ध्यान रखना, एनर्जी अगर रिलीज होती है तो उसका साइन होता है नेगेटिव साइन, और अगर कहीं पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसका साइन होता है प्लस साइन। और एनर्जी रिलीज होती है उससे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। कहीं पे भी एनर्जी रिलीज होगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब और एक्सो मीन्स रिलीज। क्लियर हो गया यहां तक सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे। अब यहां तक सबको समझ में आ गया? ये न्यूक्लियस था, यहां से इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जिसकी जितनी पावर है खींचने की, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे EGE। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इसको अट्रैक्ट करने की पावर। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। नहीं, एफिनिटी होता है अंश, नेगेटिविटी अलग हो गया। नेगेटिविटी मतलब माइनस, थोड़ा डिफरेंस इन दोनों में भी। अब देखो आगे बताता हूं मैं आपको। सपोज करो कोई एटम ये था जो गैसेस स्टेट में है और क्या है, आइसोलेटेड है। जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट EGE होता है इन मैक्सिमम केस में वो होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब जो EA होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंस, EGE इज इक्वल टू माइनस साइन। तो EGE अगर नेगेटिव होगा तो EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस साइन होगा। दोनों का मतलब सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, सब कुछ सेम है, केवल क्या है, साइन डिफरेंट है बस। इसका साइन आएगा नेगेटिव और इसका आएगा पॉजिटिव। तो ये मैक्सिमम केस में यही होता है। मैक्सिमम केस में फर्स्ट EGE की वैल्यू होती है नेगेटिव और EA होता है पॉजिटिव। और अगर फर्स्ट के, इसको कहेंगे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस केस में क्या होगा, देखो नेगेटिव का मतलब पहला जो केस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। फर्स्ट पॉइंट को हम एक्सोथर्मिक क्यों कहेंगे, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। और पहले कोई न्यूट्रल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसीलिए अब इसमें नेगेटिव चार्ज आए। अब क्या होता है सेकंड केस, अब अपने सेकंड स्टेप में आ गए। सेकंड स्टेप का मतलब अब आपने जो X माइनस लिया है, अब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या अब भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? अब देखो दो ऑप्शन है इसमें, या तो ये एनर्जी रिलीज करेगा और या फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इन दोनों में से आपको कौन सा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड वाला? अब ये माइनस साइन आ गया, देखो एनायन बन गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन अब आप ऐड कराओगे। तो इस केस में क्या होगा, हाँ परमिता सही है, देवकर सही है, रुजुल मिस कर गया। और इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, ये माइनस साइन है और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, या फिर एनर्जी निकलेगी अपने आप। तो इस केस में देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको एब्जॉर्ब एनर्जी होगी। रीजन क्या है इसका, देखो रीजन, हाँ आदित्य मयकर सही है, सुचित्रा
देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो EGE की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जैसे आपने एनर्जी सप्लाई करी, यानी ध्यान रखना जो सेकेंड EGE होता है, सेकेंड EGE, जो सेकेंड EGE की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, अब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड जल्दी से नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वी मस्ट हैव टू सप्लाई द एनर्जी। और जब भी हम एनर्जी को एब्जॉर्ब, द वैल्यू ऑफ EGE इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ EGE इज पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये ऑलवेज है। सेकेंड स्टेप में हर हमेशा EGE की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और EA की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। EA की वैल्यू यानी उसकी अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं है। अगर ये माइनस चार्ज है और आप यहां से इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब क्या नहीं कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। अब यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं रहा, रिपल्सन हो गया। इसीलिए EA की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव हो जाएगी और EGE की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस क्यों होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए अब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है दोनों कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन वैल्यूज अलग अलग हो गई बस। तो यहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ये यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ, ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आपको फर्स्ट का स्टेप और सेकंड का स्टेप। ध्यान रखना फर्स्ट में कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकाला है फर्स्ट केस में, तो EGE की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी इसमें दोनों है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है पहले स्टेप पे। फर्स्ट केस में अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो EGE की वैल्यू नेगेटिव होगी मैक्सिमम केस में, और सेकेंड केस में ये एक्सेप्ट वो है, एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव होगी, मतलब मैक्सिमम केस। और सेकेंड में हर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज। और अगर हम EA की बात करते हैं, EA की, तो EA का भी वही फंडा है सेम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में प्लस होगा लेकिन मैक्सिमम केस में, और माइनस होगा ऑलवेज। कई बार क्या होता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। पहला स्टेप आपको खत्म होता है। अब इसमें ध्यान रखो कि सपोज करो आपने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन या एफिनिटी होता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये लगभग फर्स्ट स्टेप के लिए सेम होते हैं। देखो जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, X लिया गैस और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च करनी पड़ी, वो EA हो गई। अब ये माइनस चार्ज बना। अब इसको रिवर्स कर दो, ये माइनस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करने के बाद क्या हुआ, ये गैसेस स्टेट में ही आ गया। तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितनी एनर्जी आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में लग रही है उतनी ही निकालने में लगेगी, यानी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जितनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में लगी
उतनी एनर्जी क्या करेंगे, उसको निकालने में लगेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए चाहिए, दोनों सेम हो जाएंगे। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी किसको, रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी होगी उतनी क्या होगी एनर्जी, जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड द इलेक्ट्रॉन। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करने के लिए चाहिए होती है। क्लियर हो गया पॉइंट भी, दोनों सेम अमाउंट होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज करो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपको पता है 2 and 6 होता है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद इसमें माइनस चार्ज आ गया, -1। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है यानी डेल EGH, इसकी वैल्यू आती है 168 किलो केल्विन। और ये कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सोथर्मिक को लिखने का हमारे पास दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे दिखा दो, या फिर हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं O माइनस प्लस 168, दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है, देखो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे देखो प्लस का मतलब इतनी एनर्जी यहाँ से निकल गई। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो अगर आपको ऐसा लिखा हो तो भी एक ही बात है, और ऐसा लिखा हो तो भी एक ही बात। अब क्या होता है, ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला जो आसानी से निकल गया, जिसमें हीट रिलीज हुई। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज हो गया, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो अब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, तो वी मस्ट हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। तो दैट ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस आ गया। और अब एनर्जी की वैल्यू ध्यान रखना, EGH की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब EGE की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी वैल्यू है 912.7 किलो कैलोरी। अब देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, इतनी एनर्जी लगी, और सेकंड केस में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और सेकंड केस में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। प्लस का मतलब रिक्वायर्ड। तो अब बताओ, अगर मैंने ओवरऑल कहा आपको, ओवरऑल कि आपने ऑक्सीजन से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये O2 माइनस हुआ, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी बताओ जरा कितनी हो सकती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। पहले केस में देखो -168 किलो केल्विन एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और सेकेंड स्टेप में 912 जो केल्विन एनर्जी है वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। अगर मैंने कहा आपको डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, और आपको बोला ऑक्सीजन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, और O2 माइनस हो गया, तो इसने कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 912.7 माइनस 168, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आंसर आएगा आपका, दैट इज अप्रोक्सीमेट आएगा इसमें, इसको माइनस कर लो, देखो
माइक। ओके, अच्छा अब आ रही है आवाज? आर यू लिसनिंग माय वॉइस? ओके, देखो इसमें मैंने क्या कहा आपको कि फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज -168 किलो कैलोरी। सेकेंड वन में मैंने कहा आपको कि जब आपने दोबारा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा ऑलवेज, और ये 2 माइनस हुआ तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट इज 912.7 किलो कैलोरी। अब मैंने कहा आपको डायरेक्ट अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा डायरेक्ट तो बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो फिर हमने क्या किया, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको माइनस कर दिया जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी 912.7 से 168 को माइनस कर दिया, यानी जो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज 744.7। यानी कि इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि जो डेल EGH की वैल्यू है वो अगर आप नंबर ऑफ स्टेप में करते हो, नंबर ऑफ स्टेप में, तो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगी। ये क्लियर है? ये स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे 2-3 स्टेप के बाद, वो पूछेगा कि डेल H की वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया N-। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, जो इजी होगा H, ये फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये माइनस था, इसने फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया 2-, इसमें भी डेल EGH सेकेंड। इसके बाद देखो 2- था, फिर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया 3-, यहाँ पे EGH3। अब वो कहेगा कि ओवरऑल अगर मैंने नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट गेन किए और ये बन गया आपका N3-, तो इस केस में बताओ डेल EGH की वैल्यू क्या होगी? अब आपके पास 3 ऑप्शन दे देगा वो। पहला ऑप्शन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन EGH की वैल्यू ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन EGE की H की वैल्यू लेस देन 0। इनमें से कौन सा आंसर पे क्लिक करोगे आप लोग? बताओ, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? हाँ, वेरी गुड ईशा। अंश गांधी बिल्कुल सही है, अनुजा, अदिति। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 के बाद, प्रफुल्ला बिल्कुल सही है, सिद्धि, पृथ्वीराज मिसिंग कर गया थोड़ा सा, पृथ्वीराज साहब। तो इसमें ध्यान रखो ग्रेटर देन 0, ये साइन ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन 0। 0 से हर हमेशा ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है। हाँ, 2 सही है सुचित्रा, तो इसमें 2 आंसर इज राइट, सही है। अब आपको क्या है, मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दूंगा। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उससे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। अब इसमें देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला देखो साइज, थोड़ा सा सोच समझ के बताना आप लोग। तो देखो साइज, अगर मैंने कहा, देखो पहला स्टेप मैंने ले लिया, ये प्लस चार्ज और यहाँ पे एक शेल, ठीक है। अब सेकंड देखो, एक ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे मैंने एक शेल और ये 2 शेल बना दिया। ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये फिर मैंने यहाँ पे 3 शेल बना दिए, 1, 2 and 3 शेल, ये हो गया थर्ड। अब मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया बाहर से, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, तो इन तीनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पहला वाला, दूसरा या तीसरा?
हाँ, इसमें से तीनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? हाँ, वेरी गुड आदित्य, मनाली। और इसके अलावा इससे पहले वाले मैंने देखे नहीं, एक बार सुचित्रा, अदिति, अंश बिल्कुल सही है, प्रफुल्ला, पार्थ, ईशा राइट है, सार्थ, वैदेही बिल्कुल सही। देखो कॉन्सेप्ट को क्या, अगर आपको कभी भी कॉन्सेप्ट मिसिंग होंगे तो उसे क्या करो, एग्जाम्पल के थ्रू ले जाओ। अब देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास है यहाँ पे? केवल प्लस के पास। यानी इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट अट्रैक्ट करने वाला जो फैक्टर है कौन है? वो जो अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के जितने पास होगा उतना क्या होगा, उसे जल्दी खींचेगा। अब यहां देखो ये न्यूक्लियस बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन से जितना दूर होगा उसको इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं खींच पाएगा। यानी कि जितना साइज ज्यादा होगा, विद इंक्रीज द साइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, मीन्स टू एक्सेप्टिंग द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, एक्सेप्टिंग द पावर डिक्रीजेस, accepting the power of electron decreases. तो hence electron gain enthalpy या electron affinity decreases. तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला? फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से और लास्ट में है थर्ड। जितना छोटा साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब सेकंड पॉइंट देखो, न्यूक्लियर चार्ज। अब मैंने डिस्टेंस सेम किया, डिस्टेंस मतलब मैंने हर एक को 2 शेल बना दिए, ठीक है। एक में मैंने रख दिया 5 प्रोटॉन और 2 शेल बना दिए। यहाँ पे मैंने 6 प्रोटॉन रखा है, यहाँ पे 2 शेल बना दिए। यहाँ पे मैंने 7 प्रोटॉन रखा है और 2 शेल बना दिए। देखो डिस्टेंस मैंने सबके लिए सेम रखी हुई। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने बढ़ा दिए, ध्यान रखना, यहाँ पे 8 प्रोटॉन और नंबर ऑफ शेल सबके लिए सेम है, यानी डिस्टेंस सेम है। ये 1 2 3 एंड 4। अब मैं सबके पास इलेक्ट्रॉन लाऊंगा यहां से, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? 1 2 3 4 में से। रुजुल सही है, अदिति, सिद्धि, प्रेया, आदित्य, सार्थ बिल्कुल सही बता दिया, प्रफुल्ला बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट पे जाना है। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करना है, खींचना है इलेक्ट्रॉन। देवकर बिल्कुल सही है। तो जितना क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो ये जल्दी खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो जितना आपने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया यानी फोर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, कांट सी प्रॉपरली, दिख नहीं रहा है आपको? इट इज विजिबल और सबको दिख रहा है ये? थोड़ा जूम और करो, ये तो पहले से जूम है। विजिबल, हाँ विजिबल है ना ये, तो ठीक है। देखो इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन डाले मैंने और डिस्टेंस सेम रखा, 6 प्रोटॉन डाले और डिस्टेंस सेम रखा, ये 7 प्रोटॉन रखा और डिस्टेंस सेम रखा, 8 प्रोटॉन रखा और डिस्टेंस सेम रखा। तो कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, यानी एक्सेप्टिंग पावर इलेक्ट्रॉन की किसकी ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल सही सुचित्रा। तो थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट को ध्यान लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। 7 प्रोटॉन है वो ज्यादा खींचेगा, उसके बाद फिर 6 प्रोटॉन वाला, उसके बाद फिर 5 प्रोटॉन वाला। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना
क्या भी ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा एक बेटर वर्ड आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये ज्यादा बेटर वर्ड है, ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एक्चुअल में कितना लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने जेड इफेक्टिव को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगी तो 1 करना और डिक्रीज होगी तो 2 करना। आपको लगता है क्या इसमें से? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अनुजा सही है, अदिति सही है, अंश गांधी सही है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, श्रावणी सही है, देवकर, ईशा सही है। कुछ सोचो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पावर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना। आपने यहां से हाई वोल्टेज लगा दिया बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा इसे बहुत जल्दी खींच लेगा। और यहाँ पे हाई वोल्टेज की जगह पे आपने बहुत लो वोल्टेज रख दिया, लो, बहुत कम वोल्टेज है, प्लस का चार्ज ही बहुत कम है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस प्रोटॉन। एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो जाए। अब इसको देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ध्यान रखो। अगर मैंने कहा आपको फोर्थ पॉइंट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान रखना। अभी आपको मैंने शील्डिंग इफेक्ट बताया था, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर मैंने बढ़ा दिया या स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बढ़ा दिया, अच्छा इसको दूसरी लैंग्वेज से समझते हैं। देखो, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मैंने सब में 8 प्रोटॉन रखे हुए हैं। मैंने 4 न्यूक्लियस बना दिए, चारों में मैंने 8 प्रोटॉन रख दिए, ठीक है। 8 हो गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 शेल और 2 शेल, सबके केस में 2 ही शेल रखे और सारी कंडीशन सेम कर दी, 2 शेल। अब देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो। ध्यान रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर दो। मैंने यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए 1 2 और यहाँ पे रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, ये तो 1 2 तो पहले में रह गए, दूसरे में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तीसरा मैंने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और तीसरे कंडीशन में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देखो। और चौथे में क्या किया मैंने, यहाँ पे 8 प्रोटॉन थे, फर्स्ट में 2 हैं और लास्ट में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 2 3 एंड 4। अब बताओ, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन, उसको कौन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा? 1 2 3 4 या चारों सेम करेंगे? अंश गांधी सही है, रुजुल बिल्कुल सही है, सुचित्रा राइट है और बाकी मिसिंग कर गए, पार्थ सही है। कुछ सोचो एक बार, श्रावणी सही है, देवकर राइट है। अपने इमेजिनेशन करो। देखो यहाँ पे देखो 8 प्रोटॉन, सबके केस में 8 है। मनाली बिल्कुल सही है, आयुष सही है, 8 प्रोटॉन यहाँ पे है। अब देखो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 ये और 3 ये, ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही कहा सुचित्रा आपने। तो क्या इमेजिनेशन बेस्ड है। देखो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यानी आपने प्रोटेक्शन लगा दिया, देखो चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से घेर दिया न्यूक्लियस को। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने से चारों तरफ से शील्ड कर दिया, बॉडीगार्ड लगा दिया चारों तरफ से। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी 4 की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी।
और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूक्लियस पूरा फोर्स क्या कर सकता है, बाहर वाले पे लगा सकता है। यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो 1 की, उसके बाद फिर 2 की, फिर 3 की, और लास्ट में 4 की। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही कहा आपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप जितना शील्ड ज्यादा करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप इसे चारों तरफ से बंद कर दो, क्या होगा, ये न्यूक्लियस था हाई पावर का, मैंने इसे चारों तरफ से लॉक कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी मैंने इसे पूरा शील्ड कर दिया, पूरा स्क्रीन लगा दी इसकी तरफ से, बहुत हाई पावर वाली, कि इसका जो फोर्स है वो बाहर जा ही ना पाए। तो क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस लगा रहा था ये कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। वेरी गुड। अभी देखो ये ऑफ होने जा रहा है, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, और ये ऑफ कर रहा हूं मैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, दोबारा रिज्वाइन करना है सेम आईडी। आवाज आ रही है मेरी सबको? इज इट ऑडिबल एंड विजिबल? तो देखो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास कि जितना आपने क्या क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और इसका लास्ट और सबसे मेन पॉइंट है, देखो जो सारे आंसर को अफेक्ट करता है, सबसे मेन पॉइंट दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ, सारे सब क्वेश्चन का आंसर यही है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड fully filled, stability and half filled and fully filled orbital। अब देखो स्टेबिलिटी हमने हाफ फील्ड या फुली फील्ड क्यों बोला, उसके लिए देखो EA और EGE की वैल्यू क्या होगी, नॉट विजिबल, ओके ओके, अब सही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा ये सारे आंसर को अफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा हीलियम है, तो हीलियम इज फुली फील्ड, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा? अगर मैंने हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन रखा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या करना चाहेगा? नो। वेरी गुड अनुजा, आदित्य मयकर, ईशा। तो इसका मतलब क्या, वेरी गुड अदिति, ईशा, सुचित्रा, रुजुल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई फुली फील्ड है, जनरली फुली फील्ड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। हाँ, EA बिल्कुल 0, बिल्कुल सही कहा ईशा आपने। तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा, यानी उसका EA क्या होगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, EA 0। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो EA की वैल्यू तो मैंने आपको कह दी कि 0 हो गई, हाँ EA इज 0, एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड, EA की वैल्यू 0 हो चुकी है, EA 0। अब आपको यह बताना है कि क्या EGE भी 0 होगा। अब क्वेश्चन क्या है, देखो EA तो 0 हो गया क्योंकि उसकी एक्सेप्टिंग पावर ही 0, उसको मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या EGE की वैल्यू भी 0 होगी? अंश गांधी तब भी सही का हिस्सा। देखो इसके दोनों के मीनिंग को समझ लो आप लोग पहले, तभी मैंने कहा आपको मीनिंग समझना है। देखो EGE है जो आपका, EGE का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, इसका मतलब समझो ढंग से। देखो EGE का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कराओगे, ऐड कराओगे।
यानी कि Eg कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। Eg कह रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा। तो अब बताओ इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी या फिर एनर्जी का कुछ होगा ही नहीं। Eg का मतलब समझ लो कि Eg का मतलब होता है, हाँ मनाली बिल्कुल सही है। Eg क्या कह रहा है? Eg कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड। Eg का कॉन्सेप्ट टेंडेंसी का नहीं है, जैसे हमने कहा कोई पढ़ेगा या कोई कितने करा कोई नहीं करा। Eg कहता करना ही पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना ही है। अब हीलियम चाहे कुछ भी कहे, मुझे इसको ऐड करवाना है इलेक्ट्रॉन को और इसे हीलियम माइनस बनाना है। तो अब यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एनर्जी प्लस होगी, माइनस होगी या जीरो होगी। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, देखो एनर्जी प्लस, एनर्जी माइनस या एनर्जी जीरो। 1 2 3 आप कौन सा ऑप्ट करोगे अब इसमें? हाँ आदित्य महेकर सही है, अंश गांधी सही है, सुचित्रा सही है और अदिति सही है। पार्थ मिस हो गया। कॉन्सेप्ट समझो, देखो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फुली फिल्ड है। नहीं ईसा मिस कर गई। देखो ये फुली फिल्ड है, आपने खा पी के आ गए, आप बिल्कुल आपने कहा कि मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैंने पेट पहले से ही भर के आई हूं। अब क्या होगा, जो दूसरा पर्सन है वो कहेगा नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा? आपने कहा नहीं, वो कह रहा है खाना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा? ही सप्लाई द एनर्जी। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं? आप लोग कहोगे हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अभी इच्छा नहीं कर रही है, टेस्ट है कल, पढ़ना नहीं है, तो क्या होगा? सप्लाई द एनर्जी। तो क्या होगा यहाँ पे? इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, हाँ मोटिवेशन बिल्कुल सही कहा अंश गांधी आपने। तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएंगे ना, कुछ चीज बताएंगे आपको कि देखो ऐसा होता है, मतलब दे वेस्ट देयर टाइम और दे सप्लाई एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। तो यहाँ पे Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान रखना दोनों कॉन्सेप्ट सेम भी है, हाँ बिल्कुल सही कहा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा आपको कि जब मैं फर्स्ट Eg कह रहा था आपको, तो फर्स्ट Eg के केस में कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहां पे क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो Eg प्लस हो जाएगा, Eg प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? Eg प्लस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो किस केस में क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? जहां पे हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगा, वहां पे एब्जॉर्ब हो रही, हाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, बिल्कुल सही है। हीलियम को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। अगर आप कहोगे सिंपल वे में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, वो कहेगा नको। फिर क्या है, एक बार बोला आपने, दूसरी बार फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहां से सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। नियोन है, नियोन में आप इलेक्ट्रॉन को लगाओगे, नियोन इज नोबल गैस 2s2 एंड 2p6। अब ये फुली फील्ड है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसने इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी तो जीरो हो गई, यानी इसकी Ea तो जीरो है, लेकिन Eg कहता है कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही करवाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी उसे बाहर से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और जब एनर्जी बाहर से हम प्रोवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो नोबल गैस होंगे, जनरली नोबल गैस क्योंकि वो हाईली फील्ड होते हैं, तो इनकी Ege की वैल्यू प्लस होती है, जबकि Ea की वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? या जनरली जो फुली फील्ड होते हैं, फुली फील्ड के केस में क्या होगा, देखो Ege की वैल्यू प्लस होगी और Ea की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है, आपको समझना है कि यहाँ पे क्या होगा। ऐसी हाफ फील्ड के केस में है, हाफ फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, लेस नेगेटिव, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। फुली फील्ड का मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, हाफ फील्ड का मतलब उसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी कम। तो जब स्टेबिलिटी कम तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी,
यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस पॉजिटिव। हाफ फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेस पॉजिटिव होगी, और फुली फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको। अब देखो हम इसे अप्लाई करेंगे, आगे अप्लाई करेंगे हम इसमें। हाफ फील्ड का ईए क्या होगा, ईए उसकी क्या होगी, ईए भी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी। मतलब हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, तो ई ए है जो हाफ फील्ड का, वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, क्योंकि फिर क्या है, वो स्टेबल है। हाफ फील्ड क्या है, हाफ फील्ड इज स्टेबल, और जो भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगा वो स्टेबल से अनस्टेबल थोड़ी जाना चाहेगा। कोई भी स्टेबल है, आपको कहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप किसी रूम में बैठे हो, एक रूम आपका ये है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी लगा, आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो। अब एक रूम है, दूसरा रूम जहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपको बोला कि आप यहाँ से उठ के यहाँ चले जाओ, ठीक है, कोई और आ गया है, मेहमान आ गया, आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो क्या होगा, आपको अगर एक बार बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, नहीं जाओगे, ठीक है, एक दो बार बोला आप बोलोगे नहीं नहीं वहां नहीं जा रहा मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो हाफ फील्ड क्या होते हैं या फुली फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अब आप उसे स्टेबल से अनस्टेबल में ला रहे हो। हाँ, तो सुचित्रा क्या कह रही है, पसीना आएगा इसमें, कोई बात नहीं, देखो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ पे आप लोग स्टेबल ज्यादा थे, यहाँ पे क्या हो गए, कम स्टेबल हो गए। अब आपको पसीना आएगा या आपको गर्मी होगी, आप अनकंफर्टेबल करोगे। तो यही केस किसके साथ है, ये स्टेबिलिटी किसके साथ है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड के साथ। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल रहना पसंद करेंगे ये। तो इनकी ई ए वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम जबरदस्ती करेंगे कि आपको करना ही करना है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर फुली फील्ड होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके लिए, हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हाफ फील्ड होगा तो थोड़ा बहुत में काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। तो मेन कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का है जो आपके आंसर को अफेक्ट करेगा। वेरी गुड। यह जो हाफ फील्ड होता है ये लगभग क्या करता है, थोड़े बहुत समझौते कर लेता है। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड के केस में हम एग्जैक्टली 0 नहीं कह सकते क्योंकि लेस टेंडेंसी होती है, तो हम कहेंगे नियर टू 0, यानी अप्रोक्सीमेट, यानी वेरी लेस होती है, वेरी लेस कह दो इसे, वेरी लेस या नियर टू 0, क्योंकि लेस हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होता है, कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुली फील्ड। तो फुली फील्ड के केस में ज्यादा, तो हाफ फील्ड के केस में कम। फुली फील्ड बिल्कुल मना कर देगा, लेकिन हाफ फील्ड कहेगा चलो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं कह सकते हैं, थोड़ी बहुत कहेगा पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसके बाद देखो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन आंसर पे, पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड और ग्रुप, देखो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए, सॉरी पीरियड तो लेफ्ट टू राइट ही होता है, अगर लेफ्ट टू राइट गए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर हम लेफ्ट टू राइट गए, इंक्रीज मींस 1, डिक्रीज मींस 2, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। यानी कि सपोज करो एटॉमिक नंबर पे ले जाओ, वेरी गुड ईशा, अदिति, सुचित्रा, जैसे एटॉमिक नंबर देखो 3 4 5 6 7 8, हाँ वी एड मैनी इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, पृथ्वीराज भी सही कह रहा है, इंक्रीज इज राइट, यानी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होगी वो इंक्रीज होगी। कब, जब हम पीरियड में मूव करेंगे। तो पीरियड में मूव करने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, देखो इसका रीजन क्या है, इंक्रीज होगी। रीजन साइज कम होता जा रहा है, अभी हमने कहा था साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट गए साइज कम होता चला गया, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ई जी ई ए की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ई जी ई होता है वो क्या होता है, एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं चलता। ई जी ई और ये भी लास्ट में जो नोबल गैस है उसमें क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये लास्ट में नोबल गैस आता है, देखो एट लास्ट में नोबल गैस होता है, और नोबल गैस के केस में ई ए की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब सेकंड केस देखो, केस सेकंड है आपका ग्रुप का। ग्रुप में ध्यान से देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम, इन जनरल केस में क्या होगा, इन जनरल केस में टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो ई ए की वैल्यू जनरल केस में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ वेरी गुड ईशा, अनुजा, आयुष, आदित्य, अलाम, अदिति, सारा बेस क्या है देखो, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। ई ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर। सिद्धि मिस कर गई, पृथ्वीराज सही है। यहाँ देखो ये साइज है, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। ये प्लस एक शेल है और यहाँ से, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो शेल बना दी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरे केस में क्या किया, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 3 शेल बना दिए, इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो देखो यहाँ पे एक शेल है, यहाँ 2 शेल हो गया, यहाँ 3 शेल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खींचेगा, 1 या 2 या 3 में, 1 या 2 या 3। हाँ वेरी गुड आदित्य, 60 समझ में आ गया आपको, वैभवी, अदिति। 1 में क्योंकि साइज कम है। अब टॉप टू बॉटम क्या होता है देखो, साइज बढ़ता जाता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जितना दूर है, बहुत दूर रखा आपने तो क्या होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसका साइज इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा साइज कर दिया आपने, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इससे यहाँ से खींचना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी जितना साइज बड़ा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो टॉप टू बॉटम होता है जनरली ई ए क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। लेकिन ये क्या आपका जनरल केस है, जनरल केस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं, तो हम क्या आते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। देखो ईजीए के टर्म्स में अगर हम कहते हैं, देखो ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में, तो जो फर्स्ट ईजीई होती है वो हैलोजन की हाईएस्ट नेगेटिव होती है। हाईएस्ट जो नेगेटिव होती है वो किसकी होती है, हैलोजन की। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू हैलोजन की होती है, क्योंकि हैलोजन का बाहर का साइज क्या होता है, छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हैलोजन की। इसीलिए Eg की वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव होती है और Ea की वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये दोनों क्या, मैंने कहा था साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव होती है, यानी सबसे ज्यादा। अभी आपको बता रहा हूं अंश गांधी, वहीं पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है नोबल गैस की, और उसकी मैंने आपको डिस्कस कर दी थी यहाँ पे। अब देखो वेरिएशन कहां पे आती है, एक्सेप्शनल केस का, यहाँ पे ज्यादातर एक्सेप्शनल केस ही है। एक्सेप्शनल कहां पे आ गए, देखो एक्सेप्शनल केस कहां पे आ गए, एक्सेप्शनल केस आ गए कि जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड, इसके कंपैरिजन में जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। देखो एक्सेप्शनल केस नंबर 1, इसमें केवल एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप जो फर्स्ट है उसको छोड़ के,
यानी कि लिथियम और उसके साथ कौन है, सोडियम, इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो कॉन्सेप्ट है आपके, उसमें सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सेकेंड देखो, थर्ड पीरियड के मैं लिख रहा हूं, थर्ड पीरियड के हैं, लिथियम के नीचे कौन होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो थर्ड वाला होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये तो 0 किया है, लेकिन इसके अलावा देखो यहाँ क्लोरीन की ज्यादा होगी, होना चाहिए था फ्लोरीन का ज्यादा, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी सल्फर से, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे, फॉस्फोरस से, और कार्बन की ज्यादा होगी से, बोरोन की ज्यादा होगी, सॉरी एल्युमिनियम की ज्यादा होगी बोरोन से। हाँ ये एक्सेप्शनल केस है। और Mg की ज्यादा होगी किससे, Be से। और ये तो लगभग क्या, ये तो सेम कॉन्सेप्ट है कि लिथियम की ज्यादा हो। ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना। इसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन, व्हाई। क्वेश्चन कोई भी उनमें से, आंसर सेम होगा। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड उसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, व्हाई, तो इन सब के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो आप, ये वाला, ये इनमें से सबका आंसर सेम होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो आंसर क्या है इसका, कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस होता है, फ्लोरीन होता है 9, यानी कि 2s2 and 2p5। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक शेल बनाया इसका, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद दूसरा शेल बनाया हमने इसका, दूसरे शेल में 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, क्लोरीन किया। क्लोरीन होता है, क्लोरीन इज 17 मीन्स 3s2 and 3p5, 3s2 and 3p5, यानी तीसरा शेल। तो यहाँ पे देखो एक शेल ये बनाया मैंने, अब दूसरा शेल ये बनाया और तीसरा ये बना दिया। तो अब देखो होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। पहली चीज, साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस में देखो 9 प्रोटॉन है, स्मॉल साइज है, अपने ग्रुप का, अपने पीरियड का सबसे छोटा आदमी है। ठीक है, तो क्या होता है, स्मॉल साइज है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, हायर है, 9 प्रोटॉन है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो होना क्या चाहिए था कि ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता, और कर भी देता। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लग गए, इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गए, रिपल्सन करने लग गए, लड़ाई करने लग गए आपस में ही, क्योंकि माइनस चार्ज है, रिपल होगा। छोटा सा साइज था, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो पूरी पावर से खींच रहा है, लेकिन छोटे साइज होने के कारण क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट हो गए, पास हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास खड़े। तो क्या होता है, जो इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये यहां से यहां एंटर नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, हाई हो गया। हाई क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, छोटा सा साइज है, 7 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं आपने, 7 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बिल्कुल पास रख दिया आपने। अब पास रख दिए तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से इसका EAA क्या होता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है।
किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए। इलेक्ट्रॉन दूर दूर, जितना बड़ा साइज होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे। और अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या कर सकता है? आसानी से एंटर कर सकता है। इसीलिए Cl का साइज क्या होता है? Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यानी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगी। अगर पूछ लिया सबसे हाईएस्ट किसकी होगी तो दैट इज क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन। ध्यान रखना, नॉट फ्लोरीन। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पूछा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा तो दैट इज क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? तो इसमें बहुत सारे ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा सल्फर की। अब मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूं आगे। अब इसमें देखो पीरियड को बात करते हैं हम, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। हाँ, Cl में कम रिपल्सन होता है बिकॉज ऑफ इस लार्ज साइज। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर हम Cl के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम कहेंगे Cl का क्या होता है? लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो जाएगा वो कम हो जाएगा, लेस रिपल्सन होगा। और लेस रिपल्सन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्टिंग पावर है इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। और एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और फ्लोरीन के केस में देखो, अगर आप फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कहोगे, इन केस ऑफ फ्लोरीन क्या होगा? स्मॉल साइज है, छोटा सा साइज है इसका, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि छोटे साइज में अगर आपने इतने से साइज में 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो क्या रखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, अब बिल्कुल पास पास चलेगा। और मैंने अगर साइज बढ़ा दिया इसका, अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन रखने तो क्या होगा? दूर दूर चले जाएंगे। तो होता क्या है कि क्लोरीन फ्लोरीन सेम ग्रुप के हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पास पास इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये इसको आने नहीं देंगे यहाँ से, न्यूक्लियस तो पूरा फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई होगा तो क्या होगा? उसकी जो एक्सेप्टिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखो एक और चीज जो अफेक्ट करती है। वेरी गुड सुचित्रा ईशा। अब देखो अगर हम ग्रुप वाइज बात करते हैं, ग्रुप वाइज, ठीक है, ग्रुप वाइज में जैसे मैंने कहा ग्रुप वन का तो सेम सीक्वेंस है। ग्रुप वन में आप जाओगे टॉप टू बॉटम, जैसे ही ह ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप वगैरह। तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो फर्स्ट ग्रुप में कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन वो नहीं है। ग्रुप सेकंड में चले जाओ आप। ग्रुप सेकंड में क्या होगा? बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी को छोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसमें लगभग लगभग कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? सेम चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इन दोनों का लगभग 0 0 ही होता है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल मानो इसे। ठीक है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। अब जो ग्रुप 13 है, मैंने आपको कहा था ग्रुप 13 सबसे कंट्रोवर्सी वाला होता है। ग्रुप 13 देखो हर केस में कंट्रोवर्सी है। इसमें एल्युमिनियम का देखो क्या होना चाहिए था? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इसमें क्या होना चाहिए था? देखो इसका ऐसे होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जो बैंगन है, बी है, यहां से निकल जाता है। वो कहता है कि मैं से जा रहा हूं, और ये यहां से सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। तो इसका हो जाता है Al, के बाद Ga, फिर In, Tl, और ये सबसे लास्ट में बी सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। ये देखो ये थोड़ा क्या एक्सेप्शनल केस आ गया। ग्रुप 13 हर एक केस में क्या रहा है? कंट्रोवर्सी रहा है ग्रुप 13।
अब देखो ग्रुप 14 की बात करेंगे। ग्रुप 14 में देखो ये वाला केस था। अब इसमें मैंने कहा था इन दोनों में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कार्बन, फिर जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या है, केवल एक चेंज है, ध्यान रखना। सेकेंड और इसमें दोनों में चेंज है। अब हम चलते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 नारियल पानी आज सब बिके। ठीक है, इसमें भी कहां पे कंट्रोवर्सी है, केवल यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। कहां पे, नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंट्रोवर्सी है, बाकी सारा सेम है। यानी ये क्या होगा, पी पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में आ जाएगा, बाकी सब कुछ लगभग क्या होगा, सेम रहेगा। 15 ग्रुप में देखो कंट्रोवर्सी कहां पे है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। फास्फोरस की वैल्यू ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। 16 वाला देखो कंट्रोवर्सी आ गया, 16 वाला ज्यादा कंट्रोवर्सी है। 16 में देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो यहाँ पे जो ये ओ है ओल्ड, ये कहता है हम क्या है, अब न्यू बन जाएंगे, सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओल्ड इज न्यू, तो ये क्या हो गया, अब सबसे लास्ट में आ गया ये। अब ऐसे सीक्वेंस चला गया, ध्यान रखना इससे। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में पहुंच गया, ऑक्सीजन सबसे टॉप में होना चाहिए था, सबसे लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, और 17 ग्रुप, ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या होगा देखो, फिर कल बाहर आई। तो इसमें क्या होगा देखो, बाहर आया। अब बाहर आई तो यहाँ पे इसमें कंट्रोवर्सी केवल इन दोनों में है। यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें ध्यान देना है। देखो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस से ज्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज नहीं होगी पता, तो वो क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं दिखने में। आपको देखो जनरल सीक्वेंस हमने क्या कहा, ग्रुप 18 क्या होता है आपका, ग्रुप 18 होता है जो 0 ग्रुप का होता है, यानी ये 0 हो गया उसका। अब होता है क्या देखो, जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रुप 18 का क्या था, ग्रुप 18 मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी उसकी, प्लस हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि हर केस में नेगेटिव नहीं होता, ईजी फर्स्ट में किसी में प्लस भी होता है, लेकिन सेकंड वाला हर हमेशा प्लस होगा। सेकंड इजी ई क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। सेकंड इजी ई ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। और या फिर हम कहें सेकंड ई ए ऑलवेज नेगेटिव, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं फर्स्ट इजी ई, तो ये मैक्सिमम केस में मैक्सिमम केस में नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ केस में पॉजिटिव भी होगा, यानी कि हर एक केस के लिए नेगेटिव सही नहीं है। जैसे नोबल गैस के लिए या आपके हाफ फील्ड या फुली फील्ड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब देखो हम आते हैं पीरियड पे, एक बार लास्ट स्टेप है इसमें क्योंकि 5 मिनट बचे हैं। पीरियड में थोड़ा सा बताओ, ग्रुप 18 के कंपैरिजन में क्या होता है, उसमें ओवरऑल ही 0 हो जाता है, ई की वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाती है। और तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराएंगे तो नियोन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, नियोन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। हाँ ई तो सबके लिए सेम हो जाता है, लेकिन जो ई है वो थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं ग्राफ के थ्रू। इसमें देखो पीरियड का पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीरियड होगा जो इसमें देखो, जैसे मैंने कहा सेकेंड पीरियड ले लो आप। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, Be, Bc, NO, F और Ne। तो आपको पता है Ne क्या है, फुली फील्ड होता है, 2s2 and 2p6, ये फुली फील्ड है। उसके बाद जो
आपका फ्लोरीन है, ये होता है 2p5। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है 2p4, नाइट्रोजन होता है 2p3, ये क्या है, कार्बन होता है 2p2, बोरोन होता है 2p1, और बेरिलियम होता है, अब इसमें p तो होगा नहीं, 2s2, और ये क्या है आपका लिथियम, लिथियम इज 2s1। अब देखो दिस वन इज फुली फिल्ड, ये आपका क्या है, फुली फिल्ड है। नियोन इज फुली फिल्ड, और कौन फुली फिल्ड है, बेरिलियम इज फुली फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नियोन होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी, यानी 0 हो जाएगी। तो नियोन की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, नियोन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं इजी ई की बात कर रहा हूं, पहले ई की वैल्यू क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, फुली फिल्ड होने की वजह से इसकी भी 0 हो गई। ठीक है, फुली फिल्ड हाफ की वजह से लगभग अप्रोक्सीमेट 0, और ये हाफ फील्ड होता है। ठीक, इसकी लेस। अब यहां पे देखो होगा क्या, नियोन के बाद आ गया बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम के बाद कौन आएगा, इसमें किस कौन है जो सॉरी अट्रैक्ट करेगा, जो अट्रैक्ट करने की, हाँ। अब देखो इसमें से, इनमें से, अब इसको छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ देते हैं हम। अब इसमें से बताओ लिथियम और बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब है लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो 2s1, ये हो गया 2p1, ये 2p2, ये 2p3 और ये 2p5। इसमें से देखो जो सबसे ज्यादा, इसमें से कंपैरिजन करो ज्यादा का, हाँ सार्थ। देखो अगर सबसे ज्यादा कौन होगा, पहले बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने, हाँ फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कौन होगा, फ्लोरीन के बाद इसमें से कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन, बिल्कुल सही कहा, ऑक्सीजन होगा। उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, बिल्कुल सही है, कार्बन होगा। अब इन दोनों में से थोड़ा सोच के बताना आप, यहां तक तो आपने सही बता दिया, इन दोनों में से कौन होगा। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे, देखो इसको ध्यान रखना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको मैंने बोला यहाँ पे एक रूम है और ये रूम क्या है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि इसमें नॉर्मल कंडीशन है, हाँ अद्वैत बिल्कुल सही कहा आपने, ये नॉर्मल कंडीशन है, और यहां से मैंने कहा आपको आप इस रूम में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, आप आराम से जाओगे या आप तेजी से जाओगे, यानी आप स्पीडली वर्क करोगे या आप आराम से मूव करोगे, स्पीडली या लेस, स्पीडली करेंगे। यानी तो यहाँ पे क्या होता है, जो 2s1 होता है, जैसे से पता चलेगा फास्टली, वेरी गुड आदित्य, तो लिथियम की ज्यादा क्यों होगी, देखो लिथियम की ज्यादा होगी बोरोन से। रीजन क्या है इसका, देखो लिथियम का ज्यादा होगा बोरोन से, क्यों, क्योंकि लिथियम को पता है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, फुली फिल्ड हो जाऊंगा। देखो लिथियम के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, हाँ बिल्कुल सही कहा अंश गांधी। तो लिथियम के पास क्या होगा, फुली फिल्ड, और हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, फुली फिल्ड हो, क्योंकि फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एवरी एटम्स वांट टू बिकम स्टेबल, तो क्या होगा, ये फुली फिल्ड होना पसंद करेगा, इसीलिए लिथियम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किससे, बोरोन से। तो ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, कंपैरिजन आता है। टाइम कम बचा है, मैं आज आपको क्वेश्चन देता हूँ इस बेस पे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो पर्सनली, और ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और क्वेश्चंस करना आज के आज।